जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी निबंध भाग के अशोक के फूल नामक हिंदी निबंध को अच्छे से समझेंगे और उसकी व्याख्या को अच्छे से जानेंगे, जिसके पश्चात अगर हमारे एग्जाम में अशोक के फूल निबंध से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो छूटे ना। अशोक के फूल निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। अशोक के फूल नामक निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन की परिणति है। सर्वप्रथम हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको जान लेते हैं, क्योंकि निबंधों के तथा पाठों के लेखकों के बारे में भी प्रश्न पूछ लेता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल 11 संवत 1964 अर्थात सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के अंतर्गत आरत दुबे के छपरा नामक ग्राम में एक सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनका कुल ज्योतिष विद्या के लिए विख्यात था। हजारी प्रसाद जी का जो कुल था वह ज्योतिष विद्या के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। उनके प्रपितामह ने 28 वर्ष तक काशी में रहकर ज्योतिष विद्या का गंभीर अध्ययन किया था। उनके पिता भी प्रसिद्ध पंडित थे। इस प्रकार बालक द्विवेदी के रक्त में आचार्यत्व के संस्कार विद्यमान थे, क्योंकि उनके जो दादा थे, जो पिता थे, सब कोई पंडित था और वह पूरा कुल ज्योतिष विद्या के लिए विख्यात था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वह बसरीकार पर एक मिडिल स्कूल में हुई थी। वह प्रारंभ से ही विद्या प्रेमी थे। उनके चाचा उनकी बड़ी देख रेख करते थे। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के चाचा थे वह बड़ी देखरेख करते थे और वह बचपन से ही विद्या प्रेमी थे। एक प्रकार से वही उनके विद्यार्थी जीवन के निर्माता थे। उनकी प्रेरणा से ही द्विवेदी जी ने सन 1920 में मिडिल परीक्षा पास की तथा इसके बाद सन 1927 से उन्होंने कुल परंपरा के अनुसार संस्कृत पढ़ना आरंभ किया। संस्कृत की प्रवेशिका परीक्षा पास करने के पश्चात सन 1923 में हिंदू विश्वविद्यालय काशी में उनका नाम लिखाया गया। जब उन्होंने नाम लिखा लिया उसके पश्चात उन्होंने सन 1930 ईस्वी में इंटर और आचार्य की परीक्षाएं पास की और सन 1933 में तक वे बीए की परीक्षा देने का प्रयत्न करते रहे, पर आँख की बीमारी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई समाप्त कर देनी पड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आँख की बीमारी थी, जिसके पश्चात उनको अपनी पढ़ाई समाप्त करनी पड़ी। सन 1930 में द्विवेदी जी का प्रवेश शांति निकेतन में हुआ। यहाँ वे लगभग 20 वर्ष तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे तथा अध्यापन कार्य करते हुए ही उन्हें साहित्य निर्माण की प्रेरणा मिली। उन्हें हिंदी साहित्य की ओर लाने में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का प्रमुख हाथ था। ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उनके जीवन परिचय के रूप में आपको हमने बताया। अब उनके कृतित्व को हम बताएंगे, जो इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा हिंदी साहित्य इनकी कृतियां हैं। निबंध इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं? अशोक के फूल जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज एवं आलोक पर्व, ये सब उनके प्रसिद्ध निबंध के रूप में जाने जाते हैं। अब हम जानेंगे उनके अनुसंधान एवं आलोचना के बारे में। उनका सूर्य साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, आधुनिक हिंदी साहित्य का विचार, साहित्य का पर्व, लालित्य मीमांसा, साहित्य सहचर एवं कालिदास का लालित्य योजना तथा साथ ही साथ मृत्युंजय रविंद्र, ये सब उनके अनुसंधान एवं आलोचना है जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। उपन्यास हम देखेंगे कौन कौन से उन्होंने लिखे हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, ये सब उनकी उपन्यास हैं। तथा धर्म एवं संस्कृति विषयक में जब उन्होंने अपनी रचना की तो उनकी रचना है प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना, ये सब उनकी प्रमुख कृतियां हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। अब हम लोगों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है कि उनका जन्म लगभग सन 1907 ईस्वी में हुआ था और उनका कुल जो है वह ज्योतिष विद्या के लिए विख्यात था।
अब हम जानेंगे अशोक का फूल जो निबंध है उसका सारांश। भारतीय परंपरा में अशोक के फूल के दो प्रकार के होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद फूल तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है, जबकि लाल फूल स्मृतिवर्धक माना जाता है। जिसमें उन्होंने बताया कि सफ़ेद फूल जो है वह तांत्रिकीकरण के लिए प्रयोग होता है, जैसे तांत्रिक सिद्धि के लिए प्रयोग होता है, तथा लाल फूल स्मृतिवर्धक के लिए प्रयोग होता है। द्विवेदी जी का मानना है कि मनोहर, हास्यमय एवं अलंकारमय दिखने वाला अशोक का पेड़ विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। उनका यही मानना है और यही कारण है कि सामंती व्यवस्था के ढह जाने के साथ साथ अशोक के वृक्ष की महिमा एवं गरिमा दोनों नष्ट होने लगी। जब साथ साथ सामंती व्यवस्था के ढह जाने लगे तो अशोक के वृक्ष की महिमा एवं गरिमा दोनों नष्ट होने लगी। इससे अशोक के वृक्ष का सामाजिक महत्व भी कम होने लगा। प्राचीन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अशोक का पेड़ कंदर्प देवताओं की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी और इसे ही मदनोत्सव कहा जाता था। लेखक का मानना है अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह मानना है कि अशोक के स्तबकों में यह मादकता आज भी है और इस फूल के प्रत्येक दल में भारतवर्ष का सुवर्ण युग लहरा रहा है। उनका मानना है कि यह जो फूल है उसके प्रत्येक दल में भारतवर्ष का सुवर्ण युग लहरा रहा है। लेखक का मानना है कि दुनिया की सारी चीज़ें मिलावट से भरपूर हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि दुनिया में जो भी सब चीज़ें हैं वह मिलावट से परिपूर्ण अर्थात भरी हुई हैं। कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है, अर्थात पूर्णतः कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है। इसके बावजूद केवल एक ही चीज विशुद्ध है और वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ होता है इच्छा, जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। मानव जाति की दुर्दम निर्गम धारा के हजारों वर्षों का रूप देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। जो जीने की शक्ति है वह बहुत ही निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृत के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। सभ्यता जो है, जीने की इच्छा जो है वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली जा रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती हुई यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अशोक का पेड़ आज भी अपनी उसी स्थिति में विद्यमान है जिसमें वह 2000 वर्ष पहले था। उनका मानना है कि 2000 वर्ष पूर्व अर्थात पहले जब अशोक का पेड़ जिस प्रकार विद्यमान था उसी प्रकार उसी स्थिति में आज भी विद्यमान है। उसका यही कहीं से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वह उसी में मस्ती में हंस रहा है, वह उसी मस्ती में झूम रहा है। इससे सभी को रस यानी आनंद लेने की शिक्षा लेनी चाहिए। उदास या निराश होना व्यर्थ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि अशोक के फूल की इतनी बुराई होती है फिर भी वह उसी मस्ती में झूम रहा है और उसी मस्ती में हंस रहा है। हमें अशोक के फूल से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी कोई भी स्थिति आ जाए हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमेशा झूमते रहना चाहिए। उदास या निराश होना व्यर्थ है। उदास या निराश होके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम हंसते रहे तो सभी लोगों के कहने को टालते रहे तो हम अपनी जीवन में खुशी खुशी रहेंगे। यह अशोक के फूल का निबंध था जो कि हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। अगर आपको एक बार सुनने में समझ में नहीं आया तो आप ध्यान से सुन सकते हैं और आशा करिए कि अगर अशोक के फूल से निबंध से एक भी प्रश्न आया तो इन्हीं सब बिंदुओं से आएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।